लिटरली इन 5 years we can be on the moon. हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे. We'll be the superpower of the world. कहते हैं कि किसी भूखे से पूछो कि 2 × 2 कितने होते हैं तो वो कहता है 4 रोटियां। पाकिस्तानी अवाम का मिजाज भी ऐसा ही होता जा रहा है। लॉलेसनेस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कोई भी मसला हो, हमें हल नज़र आता है इकॉनमी बेहतर होगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे, हमें सिर्फ यही हल नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक क्यों नहीं हो रही। यंग पॉपुलेशन है, फूड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है, बेइंतहा टूरिज्म पोटेंशियल है, हजारों साल की तारीख है हमारी। ये इलाका ग्रेट सिविलाइजेशन का घर रहा है, तो क्या मौत पड़ गई हमारी सिविलाइजेशन को? भाई अगर हमारे सारे मसलों का हल इकॉनमी है तो इकॉनमी को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? एग्जैक्ट डूएबल चीज़ें क्या हैं जो अगर कर ली जाएं तो पाकिस्तान की इकॉनमी $1 ट्रिलियन की बन जाए? तो आएँ आज ज़रा इन्हीं बातों का हिसाब लगाते हैं। मैं हूं नुमान आबिद। कुछ दिन पहले हमने हुकूमत की 5 साल कारकर्दगी पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये कहा था कि सारा मसला सिर्फ इंटेंट का है। हमने तफसील से जिक्र किया था कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का। हमने देखा था कि कैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दौलत और बहुत ज़्यादा ज़मीन सिर्फ टॉप 5% में जमा है। यही 5% वडेरे ज़मींदार, सियासतदान, इंडस्ट्रियलिस्ट और सरकारी लोग वगैरह हैं। ये आपस में ही लड़ते रहते हैं लेकिन ऐसा कोई सेटअप नहीं बनने देते जिससे मुल्क के अवाम में से लोग इनके बराबर आकर बैठना शुरू हो जाएं। बेसिकली यही वो वजह है जो पाकिस्तान की इकॉनमी की तरक्की को रोके हुए है, इंटेंट ही नहीं है। जाहिर है इन ताकतवर लोगों में से बहुत से अच्छे लोग भी हैं। भाई जब पेट भरे होंगे, अच्छी तालीम आपको होगी तो जाहिर बात है लोग तो अच्छे ही होंगे। लेकिन मसला ये है कि हमारी एलीट में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा उनको खौफ आए या ऐसी कोई बात आए कि उनके जो कमी कमीन लोग हैं उनके बराबर आकर बैठेंगे तो ऐसे कानून को हरगिज़ नहीं बनने देते, और अगर कानून पहले से मौजूद हो तो उसको प्रैक्टिस में नहीं आने देते। यही वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी अदालत ने जो अमीर लोग हैं उनके मुकाबले में किसी कमज़ोर के हक़ में फ़ैसला दिया हो? हमारे इस मुल्क के अंदर दरअसल 2 पाकिस्तान हैं। एक पाकिस्तान है जो एलीट अशरफिया का है और एक पाकिस्तान है जो कमज़ोर का है। ताकतवर जो लोग हैं उनका ये मुल्क इसराइल है और जो कमज़ोर हैं उनका फ़लस्तीन। तो जाहिर बात है कंट्रोल इसराइल का ही होता है। फ़लस्तीन चाहे लाख कहता रहे कि ये मेरी ज़मीन है, लेकिन इसराइल कब मानेगा? खैर मैं थोड़ा जज्बाती हो गया। टॉपिक पर वापस आते हैं और ये देखते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है। 1947 में जब पाकिस्तान का सफ़र शुरू हुआ था तो पाकिस्तान ने अमेरिका अंदाज की कैपिटल फोकस इकॉनमी बनाने का सेटअप शुरू किया जनरल अयूब दौर तक, यानी अगले 20-25 साल यही सेटअप रहा। लेकिन उस वक्त सोशलिस्ट सोच भी पाकिस्तान में पॉपुलर हो रही थी। उस वक्त भुट्टो साहब ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया। साथ ही साथ वो कहते थे कि सोशलिज्म हमारी मईशत है। 1973 के बाद से भुट्टो साहब ने सोशलिज्म के नाम पर कारखाने, फैक्ट्रियाँ, हत्ता के स्कूल और बहुत से इदारे को मिला लिए, यानी कि नेशनलाइज कर लिए। नेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि हुकूमत किसी भी कारखाने या फैक्ट्री या इदारे के बारे में कहती है कि भाई अब से ये इदारा, फैक्ट्री या कारखाना हुकूमत की मलकियत है, ये लो तुम 2 रुपये लो और यहाँ से चलते बनो। अब इसका सारा निज़ाम हुकूमत देखेगी। 2 रुपये की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ, बेसिकली आपको समझाने का मतलब है कि बहुत कम पैसे देकर एक अच्छी चलती हुई इंडस्ट्री या कारोबार हथिया लिया जाता है और ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में दे दिया जाता है कि लो भाई अब आप इसे चलाओ। और अब आपको ये बात तो पता ही है हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमारा मुल्क कितने अच्छे से चला रहे हैं। जो हाल मुल्क का हुआ है वो ही सारी इंडस्ट्रीज़ का भी होता गया। आज तक भुट्टो साहब का ये जो नेशनलाइज पॉलिसी वाला फैसला था, इसको पाकिस्तानी तारीख में सबसे बुरा इकोनॉमिक डिसीजन माना जाता है। फिर 1980s में जनरल ज़िया का दौर आया। फौजी अदवार में पाकिस्तान हमेशा फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ ही चला है। इस बार पाकिस्तान में थोड़ी बहुत प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुई, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद से 1990s के जमहूरी दौर, उसके बाद मुशर्रफ का दौर, उसके बाद फिर से जमहूरी दौर। पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल तो फ्री मार्केट स्टाइल का ही रहा है, आज भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन मसला ये हुआ कि इकोनॉमी ख़राब से ख़राब तर होती चली गई। आखिर मसला है क्या? जहाँ ये बात ठीक है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल ज़्यादातर वेस्टर्न स्टाइल का रहा है, वहाँ पर यह बात भी ठीक है कि बाकी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही।
कभी किसी चीज़ को इंपोर्ट करने की इजाज़त मिल जाती है, कभी उस पर पाबंदी लग जाती है, कभी किसी चीज़ पर सब्सिडी दी जाती है और अगले ही साल उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। जो भी पावर में आता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये कोशिश करता है कि जो पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए, ताकि पिछली हुकूमत का कोई ऐसा काम ना रहे जो उनको पॉपुलर कर दे। हमारा एक बहुत बड़ा मसला हुकूमतों और ब्यूरोक्रेसी का रवैया भी रहा है। हुकूमतों को ये पड़ी होती है कि भाई हम करोड़ों रुपया लगा के इक़्तिदार में आए हैं, ताकत में आए हैं, अब हमने सिर्फ उनको फ़ायदा देना है जो कि या सियासी तौर पर हमारे साथ है या ख़ानदानी तौर पर हमारे साथ जुड़ा है। हुकूमतें कोशिश करती हैं, इदारे कोशिशें करते हैं, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग के हिसाब से पाकिस्तान को देखें तो जहां बाकी दुनिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है, हम अभी तक तस्दीक शुदा कापीज़ मांग रहे होते हैं। EOD इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में एक बिज़नेस को एवरेज 113 दिन लगते हैं सिर्फ बिजली का मीटर लगवाने में, 125 दिन लगते हैं कंस्ट्रक्शन का परमिट लेने के लिए, 105 दिन लगते हैं प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करने में। कहीं कोई डिस्प्यूट हो जाए तो कोर्ट्स में केस क्लियर करने के लिए एवरेज टाइम है 3 से 4 साल। और फिर हर स्टेप पर रिश्वत और ब्यूरोक्रेसी की स्टूपिडिटीज़ अपनी जगह पर। दूसरी तरफ हमारी ब्यूरोक्रेसी का हाल देख लें। जो बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आता है बाहर से, वो हमारे लिए VIP होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, या तो उससे रिश्वत मांगने के चक्करों में पड़े रहते हैं या फिर उससे ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि अगला बंदा ऑफेंड हो जाता है और वो कहता है कि जाओ भाई, मैं नहीं लेके आ रहा इन्वेस्टमेंट। रवैये के अलावा भी ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि सीनियर ऑफिसर्स कभी किसी डिपार्टमेंट में होते हैं, कभी किसी डिपार्टमेंट में होते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि उनकी कोई भी स्किल सेट अच्छे से डेवलप नहीं हो सकती। अगर आज कोई शख्स हेल्थ में है तो अगले साल वो ट्रेड में होगा और उससे अगले साल वही शख्स किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होगा। और इन सब के ऊपर एक और जो बड़ा मसला है वो ये है कि हमारा इनकम टैक्स का जो सिस्टम है वो समझ ही नहीं आ रहा। एक्साइज, सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज़ और FBR सब के अपने अपने रूल्स हैं। अगर एक जगह पर टैक्स की छूट लें तो दूसरी जगह पर क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाती है। अगर कहीं कोई टैक्स रिलैक्सेशन ना लें तो कंपटीशन में नहीं ठहर सकते, क्योंकि मुकाबले में किसी वज़ीर की कंपनी वही काम कर रही होगी और उसे हर तरह से टैक्स की छूट होगी। पाकिस्तानी लोग दुनिया के नौजवान कौमों में से एक हैं। यही चीज़ किसी कौम की तरक्की के लिए काफ़ी होनी चाहिए। नौजवान कौम का मतलब ये है कि काम करने वाले ज़्यादा हैं। ऐसे लोग कम हैं जिन पर खर्च ज़्यादा होता है, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग। और जाहिर बात है, आज नौजवानों को अच्छी ट्रेनिंग देकर अगर काम पर लगाया जाए तो अगले 30-40 साल में काम करके वो एक बहुत ताकतवर इकॉनमी खड़ी कर सकते हैं। पाकिस्तान में टूरिज्म का पोटेंशियल तो किसी से छुपा नहीं है। दुनिया के 3 सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों का मरकज है। पाकिस्तान की कदीम सिविलाइजेशन मिस्र को राइवल करती है। पाकिस्तान का फूड इटली को कम्पीट करता है। पाकिस्तान में ज़राअत की बड़ी अहमियत है। ये इलाका आज से 100 साल पहले सारी दुनिया की ब्रेड बास्केट हुआ करता था। दुनिया के बेहतरीन मसाले और फसलें यहाँ पैदा होती हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल, मिनरल्स, एनर्जी और बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिनका बहुत पोटेंशियल है। अब जाहिर है करप्शन वगैरह के भी मसले हैं। अगर करप्शन ना होती तो IPP से इतने बुरे माहदे ना होते। बिजली सस्ती होती तो हर इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा होता। लेकिन अभी हम ये समझकर बात कर रहे हैं कि पहले जो भी हुआ सो हुआ। अगर आज हमारी नीयत ठीक है तो हमें कौन से इक़दाम करने चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाए। हलाल फूड के साथ हम अरब ममालिक और दूसरे मुस्लिम ममालिक से टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फूड में भी और बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाउनफॉल इसी चीज़ में है कि हमारा कोई अपना ब्रांड नहीं है। हम बोरियां भर भर कर चावल बाहर भेजते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत है ब्रांडिंग की और पैकेजिंग की। जब तक ब्रांड नहीं होगा कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकेगा, और वैल्यू एडिशन नहीं होगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी मिनिमल रहेगा। हमारा ही फुटबॉल आदिदास की ब्रांडिंग के साथ पूरी दुनिया में फ़रोख्त होता है और उसमें असल प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आदिदास ले जाता है। पाकिस्तानी चावल सारी दुनिया में खाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई ब्रांड नहीं है, इसलिए किसी को पता ही नहीं चलता कि ये पाकिस्तान के चावल खा रहे हैं। दुनिया के टॉप हलाल फूड्स एक्सपोर्टर में कोई मुसलमान मुल्क है ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा हलाल फूड एक्सपोर्टर है ब्राज़ील, दूसरे नंबर पर है भारत और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। सबसे पहला टारगेट है एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ग्रोथ आएगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी जैसे मसले हल होंगे। पूरे पाकिस्तान की अगर तरक्की चाहते हैं तो हमें स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल बेहतर करना होगा। ऐसे करने से पाकिस्तानियों का स्किल सेट बहुत बेहतर होगा और इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तानियों को हायर करना एक एडवांटेज लगेगा।
अब मसला ये है कि सारी इंडस्ट्रीज को जाहिर बात है इकट्ठे तरक्की नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान को अपने रिसोर्सेज देखते हुए ये हिसाब लगाना है कि किस चीज़ में हम दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं, और जब ये हिसाब लग जाए तो फिर पहले मरहले में उसी पर फोकस करना होगा। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान के लिए हमेशा बहुत अहम रहा है, पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा किरदार अदा करता है और इस रीजन के मुल्कों ने तरक्की टेक्सटाइल सेक्टर पर फोकस करके ही की है, इसलिए टेक्सटाइल पर तो लाजमी फोकस होना चाहिए। दूसरा सेक्टर जिस पर अभी तक पाकिस्तान ने तवज्जो नहीं दी हुई वो है ब्रांडेड फूड आइटम्स का। बलोचिस्तान का सेब पेटी में डालकर एक्सपोर्ट करने में प्रॉफिट बहुत कम है, जबकि अगर इसका जैम बनाकर एक्सपोर्ट किया जाएगा तो रेट ऑफ प्रॉफिट भी बहुत बढ़ जाता है। फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में जॉब्स भी पैदा होंगी और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट बाहर जाने की वजह से मुल्क की इमेज भी इम्प्रूव होगी। प्रोसेस्ड मीट, स्पाइसेस, ओट्स, जैम्स, चिप्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका रॉ मटेरियल पाकिस्तान में पैदा होता है, लेकिन प्रोसेस्ड प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हैं। तीसरी इंडस्ट्री जो बहुत ही अहम है वो है टूरिज्म। पाकिस्तान जैसे पहाड़ कहीं नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा फूड है। पाकिस्तान एक कदीम ज़मीन पर बना मुल्क है, यहाँ की तारीख इसे टूरिस्ट के लिए जन्नत बनाती है। सिर्फ भारत में 3 करोड़ से ज्यादा नौकरियां टूरिज्म के सेक्टर में हैं और 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान में कहीं फीमेल साइकिलिस्ट टूरिस्ट को पुलिस ही असॉल्ट का निशाना बना रही है, कहीं पर टूरिस्ट को लूटा जा रहा है। सारी दुनिया की वेबसाइट्स पर पाकिस्तान जाने से मना किया जा रहा है। ऐसे कौन आएगा पाकिस्तान में, और ऐसी कौम के लोगों को कोई अपने मुल्क में क्यों रखना चाहेगा? एक तो इन सारे हालात की वजह से पहले ही टूरिस्ट पाकिस्तान नहीं आना चाहते, लेकिन अगर कोई आना चाहे तो उसको एनओसी चाहिए, परमिट चाहिए, वो यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, 100 तरह की पाबंदियाँ आयद होती हैं। बसंत एक बहुत शानदार फेस्टिवल था, ये मेन सिटी में होता था जहाँ सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती थी। क्योंकि ये एक कल्चरल इवेंट था तो बाहर की दुनिया को ये पता चलता था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, सैलाब या जलजले के अलावा भी कुछ होता है। इससे भी अहम बात ये थी कि ये अमीर का शौक था और गरीब का रोज़गार था। यानी अमीर आदमी जो पैसा खर्च करता था पतंगे और डोरे खरीदने के लिए, वो ऐसे गरीब आदमी के पास जाती थी जो पतंगे और डोरे बनाता था। पैसे का फ्लो जो होता था वो इनकम इक्वालिटी की सिचुएशन को बेहतर करता था। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, पूरा इवेंट ही ख़त्म कर दिया और पुलिस को बच्चे पकड़ने और उनसे रिश्वत लेने के बहाने मिल गए, और उन्हीं पुलिस वालों के बच्चे जब्त की हुई पतंगे उड़ाते रहते हैं क्योंकि उन्हें कौन पकड़ेगा। और फिर क्या हुआ, बसंत देखने के लिए जो टूरिस्ट पाकिस्तान आया करता था वो भारत जाने लग गया, हालांकि इस इवेंट पर पाकिस्तान की इजारादारी हुआ करती थी। हमने 3 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे शॉर्ट टर्म के लिए, टेक्सटाइल, टूरिज्म और प्रोसेस्ड फूड्स। जाहिर है इसके अलावा भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि लेदर, स्टील, स्पोर्ट्स, गुड्स, मिनरल्स वगैरह वगैरह, और वो भी साथ ही तरक्की करती रहेंगी अगर हम बुनियादी ढांचा बेहतर कर लेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान को इंटरनेशनल बिजनेस रैंकिंग्स में ऊपर आना है, फिर चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या ओपन फॉर बिजनेस रैंकिंग हो। इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है और अकाउंटेबिलिटी की भी बहुत ज़रूरत है। टैक्स का निज़ाम आसान करना है, अदालतों में फ़ैसले जल्दी करने हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बैंक में अकाउंट ओपनिंग वगैरह के मामलात को बहुत आसान करना है। और दूसरा ये कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस या ऐसे कोई भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। इनकी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट का इदारा इन्वेस्टर के टाइम को बहुत कीमती समझे। टैक्स का निज़ाम भी ठीक करने की ज़रूरत है। 1 विंडो सॉल्यूशंस चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। किसी भी ऐसे बंदे को जो बिजनेस करना चाह रहा है उसको ये ना कहा जाए कि जाओ भाई पहले ये मसले हल करके आओ फिर देखेंगे। और जाहिर सी बात है ये सब बदलने के लिए मेरिट होना चाहिए, वरना कुछ नहीं होगा। जो हमने सियासी भर्तियाँ करनी हैं, जो करप्शन करनी है, उसको साइड पे करना होगा। सिर्फ इन 3 सेक्टर्स पर फोकस करके कोई भी हुकूमत पाकिस्तान की इकॉनमी को 500 से 600 अरब डॉलर ऊपर ले जा सकती है। ये लो हैंगिंग फ्रूट है। जब इन सेक्टर्स में तरक्की आएगी तो बाकी सेक्टर्स भी आहिस्ता आहिस्ता खुद बहुत तरक्की करने लग जाएंगे। इसके बाद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में सबसे पहले आईटी, हैंडीक्राफ्ट्स और कॉटेज इंडस्ट्री सर्विसेज को फोकस किया जाए। इसके अलावा कोशिश की जाए किसी सप्लाई चेन का हिस्सा बना जाए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में लेदर गुड्स बहुत अच्छे बनते हैं। अगर हम चीनी कंपनियों से बात कर लें कि आप अपनी लग्जरी व्हीकल्स में हमारे लेदर की सीट्स और इंटीरियर बनाएं, हम आपको पाकिस्तानी रेट्स पर इटालियन लेदर की क्वालिटी देंगे। लेकिन अफसोस ये है कि आज भी हम किसी भी सप्लाई चेन का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं कर रहे।
बल्कि सिर्फ सप्लायर बन रहे हैं। इस तरह सेक्टर टू सेक्टर अप्रोच पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी लाती चली जाएगी। हमें अपने इदारे, अपनी ब्यूरोक्रेसी और अपनी पॉलिसीज़ को ऐसे देखना होगा कि भाई ये सेक्टर्स हमारी लाइफलाइन हैं। इन सेक्टर्स को ऐसे ही फैसिलिटेट करना होगा जैसे दुबई या सिंगापुर करते हैं, या इससे भी बढ़कर। पाकिस्तान में सरकार और सरकारी लोगों को काम ना करने की आदत सी पड़ गई है। उन्हें अब ये भूल ही गया है कि काम भी कोई करने की चीज़ होती है। हमारे यहाँ होता यह है कि पुलिस के पास जाएं तो एफआईआर नहीं काटते। वो ये कहते हैं कि जिस इलाके में जितनी एफआईआर होंगी परफॉर्मेंस उतनी ही ख़राब लगने लगेगी। एक बंदा जो पहले ही किसी मसले में फंसा हुआ पुलिस के पास एफआईआर कटाने आता है और उल्टा पुलिस वाले उसे ही जलील करके वापस भेज देते हैं। शाहिद जट साहब तो आपको याद ही होंगे, जब भी कोई गरीब पुलिस स्टेशन जाता है किसी काम के लिए, उसके साथ वही हाल होता है जो शाहिद जट साहब ने किया था। अगर खबरें आने लगीं कि केमिकल डोर की वजह से लोगों के गले कट रहे हैं, तो ये मोटरसाइकिल पर केबल नहीं लगवाएंगे ताकि डोर किसी का गला ना काटे, और ना ही केमिकल डोर बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। सिरे से पतंग उड़ाने से ही गए, सारा टूरिस्ट इंडिया ले गए। पाकिस्तान में गाड़ियों के भी एक्सीडेंट्स होते हैं। नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 10,000 के लगभग एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें से तकरीबन आधे ऐसे होते हैं जिनमें लोगों की जानें भी जाती हैं। ये सिर्फ उन एक्सीडेंट्स की बात हो रही है जिनकी एफआईआर कटती है, और इससे बहुत बड़ी तादाद में एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एफआईआर नहीं कटती। तो क्या फिर गाड़ियों पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए? कुछ लोग ऐसी किताबें लिख देते हैं जो मुआशरे के लिए बुरी होती हैं, तो फिर क्या किताबें लिखने पर भी पाबंदी लगनी चाहिए? हमें काम करने की आदत अपनानी होगी। अभी ये आदत बिल्कुल नहीं है। और दूसरा मसला ये है, अगर कोई काम करोगे और कोई गड़बड़ हो गई तो सीनियर अफसर कहेगा ये तुमने क्या किया। तो भाई इसलिए अच्छा यही है कि काम करो ही ना, ताकि कोई मसला ही ना हो। ऑब्जेक्शन लगाए जाओ, अपनी कमर बचाए जाओ। अगले के बिजनेस का चाहे नुकसान हो जाए, हमें इससे क्या। अगर उसका टाइम वेस्ट हो रहा है तो हमारा कोई मसला नहीं है ना। डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए ही ब्यूरोक्रेट्स भी सियासी होना शुरू हो गए। वो ये समझने लगे कि जब भी हमारा कोई बुरा वक्त आया तो हुकूमत ही हमें बचाएगी, हमें प्रमोशन भी देगी। तो नतीजा ये निकला कि बस अपनी सियासी जमातों वालों के काम किए जाओ और आम आवाम को खुडे लाइन लगाते जाओ। हमारा दूसरा मसला ये है कि सारा जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सरकारी ऑफिसर लोगों को ब्लैकमेल करे और उनसे रिश्वत ले, और वो रिश्वत ऊपर तक जाए। हमें कम से कम कुछ सेक्टर्स में इस सिस्टम को ख़त्म करना होगा ताकि पाकिस्तान में पैसे आएँ, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। क्योंकि अभी जो सिस्टम है इसमें अगर लोग काम करना चाहें भी तो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि काम कैसे करें। पिछले दिनों की बात है, पाकिस्तान के बेहतरीन ट्रैवलॉग मेकर इब्रार हसन ने वीडियो में बताया था कि वो बाई एयर बाइक लेकर पाकिस्तान आए तो कस्टम्स वालों को खुद ये नहीं पता था कि मोटरसाइकिल अगर कॉर्नेट पर आए तो इसे प्रोसेस कैसे करते हैं। जो काम 1 लाख के आसपास में हो जाना चाहिए था वो 6 लाख से भी ज्यादा रुपए देकर हुआ, क्योंकि कस्टम्स के लोगों को खुद ही कानून नहीं पता था। और ये उस बंदे की बात हो रही है जो कि डिजिटल मीडिया का स्टार है। तो आम आदमी के क्या हालात होंगे इस मुल्क में, आप समझ ही सकते हैं। हमें सुनने की आदत ही नहीं है, हमें अपने आप को बेहतर बनाने की आदत ही नहीं है। सिर्फ वडेरों की तरह ये बताना आता है कि आवाम को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, या किसी बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए। खुद क्या करना चाहिए उसकी तरफ उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी। टेक्निकल मामलात को ठीक करने की तो ज़रूरत है ही, लेकिन साथ ही साथ बिहेवियर में चेंजेस लाना भी मजबूरी बन चुका है। वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स होता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो बेसिकली ये मेजर करता है कि कोई भी मुल्क अपने अवाम का इकोनॉमिक पोटेंशियल कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहा है, यानी कि सारी अवाम जो मिलकर कितना कमा सकती है और उसके अगेंस्ट कितना कमा रही है। इस इंडेक्स में दुनिया में सबसे अच्छा है सिंगापुर 88% के साथ। शदीद तरीन कर्ज में डूबा हुआ अर्जेंटीना का है 0.6%। सारी वेस्टर्न वर्ल्ड से पाबंदियों में जकड़े हुए ईरान का है 0.59%। अरे और तो और, अभी इसराइल के हमले करने से पहले फ़लस्तीन का स्कोर था 0.58%। पाकिस्तान का स्कोर इसमें क्या होगा, ज़रा गैस करेंगे आप? पाकिस्तान में ना कोई पाबंदियां हैं और ना कोई ऐसा कुदरती मसला है जिसमें तरक्की करना मुश्किल हो, जैसे कि मुल्क में दरिया ना हो, पानी ना हो, बिजली ना बन सकती हो, या मुल्क में फसल पैदा करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ना हो। तो जाहिर बात है अगर ये सारे मामला देखें कि पाकिस्तान में कोई भी मसला नहीं है तो हमारा स्कोर फ़लस्तीन और ईरान से तो अच्छा ही होना चाहिए। तो पाकिस्तान का स्कोर है 0.41%, जो कि फ़लस्तीन और ईरान से भी कम है।
और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पर बहुत कर्जा है इसलिए ये तरक्की में रुकावट बन रहा है, तो भाई ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। कहा जाता है कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो पैदा होने वाला बच्चा है वो तकरीबन 3 लाख रुपए का मकरूज़ है, लेकिन अगर दूसरी तरफ अर्जेंटाइन का देखा जाए तो हर पैदा होने वाला बच्चा 32 लाख रुपए का मकरूज़ है। इस मुल्क पर 400 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्जा है। पाकिस्तान का कर्ज तो बहुत मैनेजेबल है अगर कोई मुखलिस हुकूमत मिल जाए तो। बोट्सवाना, घाना, गाम्बिया, मलावी, कॉन्गो, सेनेगल ऐसे अफ्रीकी ममालिक भी पाकिस्तान से बेहतर अंदाज में अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसीज़ हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया के तकरीबन 200 मुल्कों में पेपाल है, हत्ता कि सोमालिया जैसे मुल्क में भी पेपाल है, लेकिन हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ इसको रोके हुए हैं। सारी दुनिया में होता यह है कि जो सियासतदान होता है वो अपनी हैसियत का इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट कमाता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में सियासतदान इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि इन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है और वो फ़ौरन उसको खरीद लेते हैं। और हमारे यहाँ डिज़ाइन ये है कि हम किसी को काम करने ही नहीं देते सिवाय अपने, और इस तरह से ना कंपटीशन बनता है, ना ही प्रोडक्ट और ना ही सर्विस क्वालिटी इम्प्रूव होती है। बल्कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल उल्ट होता है। हमारे यहाँ कोई लोकल प्रोडक्ट अगर तरक्की करने लगे तो उसकी पूरी की पूरी सीनियर मैनेजमेंट ही अगवा कर ली जाती है कि हाँ भाई किधर। यहाँ पर हमारे सियासतदानों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि भाई अगर कमाना ही है, पैसा कमाना ही है, तो इन चीज़ों से कमाओ जिससे आम आवाम के लिए अजियत ना हो। मसलन कि अगर किसी सियासतदान को ये पता चल जाए कि भाई कुमराट आने वाले दिनों में अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है तो वहाँ पे कोई अपना अच्छा रिजॉर्ट बना ले पहले से ही। अगर आपको ये पता चल जाए कि OGDCL को अगर LNG के मिली है तो आप पहले ही उसके शेयर्स ख़रीद लें। इस तरह से पैसे कमाने की आदत डालें ताकि मुल्क भी चलता रहे और तरक्की भी करता रहे। मुल्क बेचकर खाने की बजाय मुल्क में कारोबार करें, पुरानी फ्यूडल सोच को छोड़ दें। ये जो मिजाज है ना कि जब चाहे किसी की बहन बेटी को उठा लाए, जिसको दिल किया कत्ल कर दिया, जिसकी ज़मीन पर चाहे कब्जा कर लिया, ये मिजाज बस अब छोड़ना होगा क्योंकि इस सिस्टम के रहते हुए मुल्क में तरक्की करना बहुत मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा। तो भाई ये थी सारी बात। 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें शॉर्ट टर्म फ़ायदे उठाए जा सकते हैं: टूरिज़्म, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग। इसके बाद IT, कॉटेज इंडस्ट्री और सर्विसेज को फोकस किया जाए और सप्लाई चेन्स का हिस्सा बना जाए। ये गेम सारी 5 से 10 साल की है और पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन मसला क्या है? अपनी स्टेट पॉलिसीज़। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हुकूमत को पता ना हो कि क्या करना है, सब पता है हुकूमत को। लेकिन अगर वो इन सारे मामलात को ख़त्म कर दें, ऐसी पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दें, तो उनकी अपनी चौधराहट ख़त्म होती है। तो अब देखते हैं कि बात कहाँ तक जाती है। दुआ तो यही है कि बेहतरी ही की तरफ जाए और मुल्क में अमन व अमान कायम हो, इकॉनमी बेहतर हो। आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।